रहमान रहीम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो टेस्ट हमने लिया था उसी की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और आप लोग के पास अपना अपना टेस्ट भी है, तो जहाँ पे कुछ एडिशन है या कन्फ्यूजन है कोशिश करें कि इसमें जैसे हम डिस्कस करेंगे उनको आप हाईलाइट करें, ठीक है। प्रीवियस जितने भी हमारे सिस्टम के टेस्ट हो चुके हैं आप लोगों ने जाके रिलेवेंटली अपने नोट्स के साथ उनको स्टेपल करना है, ठीक है। जब भी आप लोग रिवाइज़ करेंगे तो कम से कम उन MCQ से दोबारा एक नज़र दौड़ाना है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह जब हम मज़ीद टेस्ट सेशन लेंगे तो उनमें से MCQs इससे काफ़ी डिफरेंट होंगे, ताकि आप लोग की न्यू MCQs के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। और जितना आप न्यू MCQs देखेंगे उतना आप लोग की माइंड खुलेगी, तो इंशाल्लाह ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A 40-year-old asthmatic patient present with nocturnal cough, मतलब cough during the night, wheeze and chest tightness. The spirometry. Now this is the point you people must know that we discuss in respiratory FEV1, that is forceful expiration volume in 1 second. अगर हम ये देखें कि एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है और एक इरिवर्सिबल है, COPD इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, आस्थमा इज अ रिवर्सिबल। नाउ यहाँ पे लेकर FEV1 improve significantly after bronchodilator. You are giving some bronchodilator, the patient feel relief and that is improved. So that is a reversibility, that is some change in the airway. So it is a reversible or irreversible? Reversible. Answer is asthma. Answer is asthma. But majority of students they did wrong and they say COPD. It is not COPD. Number 1, is there any और से सुने, मिसाल के तौर पे इसके अंदर आस्थमा, is there any smoking history in the patient? No. If there is no smoking it will never fear COPD. इसमें फिर COPD के चांसेस नहीं होंगे। नाउ आप लोगों को पता है, मेरे माइंड को आप लोगों ने साई की रीड करने के लिए क्या कहा है, आप लोगों ने 40-year-old देखा है बट द पेशेंट इज ऑलरेडी आस्थमेटिक, तो आंसर इज आस्थमा। समझ रहे कि नहीं कि पेशेंट इज आस्थमेटिक बट नोबडी फोकस ऑन दैट, यार मरीज को पहले से आस्थमा है तो आस्थमा के मरीज है ना, मतलब पेशेंट तो COPD नहीं हो सकता फिर। तो ये आप लोगों को मैंने चेक करने के लिए, क्योंकि nobody tell me in that whole more than 100 student कि भाई इसमें तो आस्थमा पहले से लिखा है, that is just for you checking, that is called lack of focus, lack of concentration. So whenever you study and whenever you read a line you must focus on that, किसके अंदर क्या है, ठीक है। आप लोग ऐसा है कि नहीं है, हम लोगों ने आस्थमा को देखा नहीं है, that is called bronchial asthma, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 25-year-old, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा आप लोगों का। A 25-year-old medical student present with 2 weeks history of dry cough, low grade fever and headache. Chest X-ray show bilateral patchy infiltrates. There is some X-ray changes and the patient has some respiratory infection like pneumonia and mycoplasma IgM antibody titers, antibodies को कहते हैं elevated. The patient is suffering from which infection? माइकोप्लाज्मा। इंटरस्टिशियल नमूनिया कराता है, इंटरस्टिशियल। तो माइकोप्लाज्मा जब भी क्वेश्चन में आ जाए द ड्रग ऑफ चॉइस इज एजिथ्रोमाइसिन। क्या है? एजिथ्रोमाइसिन। अब गौर से सुने, आप लोग को मैंने बोला था ना 3 चीज़ याद रखें। एक आती है क्लीमीडिया, क्या? क्लीमीडिया स्टार्ट फ्रॉम सी के बाद D, डॉक्सीसाइक्लिन। क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन। एक आता है गोनोरिया दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन। क्या है? सेफ्ट्राइक्सोन। बट माइकोप्लाज्मा that is macrolide से मुराद erythro and clarithromycin, but the best macrolide work here that is erythromycin, ठीक है। another question और से सुने, NRE1 क्वेश्चन कैसे आते हैं, फोकस के साथ सुने। वो आप लोग को ये बताएंगे कि what is the best drug of choice और से सुने। the patient with mycoplasma receive treatment, ना वो बताएंगे कि that drug work which of the following way, तो वो ऑप्शन ए इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इस तरह क्वेश्चन देंगे। तो मैक्रोलाइड एजिथ्रो इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिए बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, यहाँ पे 3 है। अ 92-year-old मैन वाज रेफर्ड टू क्लिनिक विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ड्राई कफ, फोटोसेंसिटिव रैश। पेशेंट हैज फोटोसेंसिटिव रैश, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, देन इरेगुलर रिदम। आप लोगों ने इसको देखा नहीं है, बस जाके डायरेक्ट किसी ने मेथोट्रेक्सेट न्यूमोनाइटिस लिखा है, किसी ने COPD लिखा है, समझ रहे क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इरेगुलर, दैट इज अ क्लू टुवर्ड इरिथमिया।
बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, आप लोग अब कहेंगे कि हाँ सर इस तरह, वो क्या है? SLE लाइक सिम्टम का नाम सुने कि नहीं? दैट इज मेलर रेश, फोटोसेंसिटिव रेश, कैन काज बाई हाउ मेनी ड्रग? 4 ड्रग। वेरी गुड, एनीवन कैन नेम? नंबर 1, एक नंबर 1 हाइड्रोलाजीन, कौन सा? हाइड्रोलाजीन, यूज फॉर हाइपरटेंशन। नंबर 2 आइसोनियाजिड, यूज फॉर TB। अल्फा मिथाइल डोपा, यूज फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। और प्रोकेनामाइड, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ arrhythmia. It's mean this patient has arrhythmia or not, atrial fibrillation, arrhythmia, and this patient is using some drug which can cause photo. That is a SLE-like symptom. So SLE-like symptom caused by which antiarrhythmic? Answer is amiodarone is the answer. ठीक है जी, ये amiodarone है। तो आप लोगों ने ये फोटो सेंसिटिव रेश को देखा ही नहीं है, आप लोगों ने बस नीचे एक पॉइंट देखा और यहाँ पे टप्पा मारे, समझ रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट रीड द पॉइंट। तो जब भी इरेगुलर रिदम आ जाए, फिब्रिलेशन की हिस्ट्री आ जाए, एरिथमिया की हिस्ट्री आ जाए और उसमें फोटो सेंसिटिव रेश की हिस्ट्री आ जाए, द ड्रग विल बी अमायोडेरोन। क्या होगी? अमायोडेरोन। ठीक है जी, ओके। अब ये जो फोटो सेंसिटिव है ये तो प्रोकेनामाइड करती है, बट लंग्स इन्फेक्शन कौन कराती है? अमायोडेरोन। अमायोडेरोन कैन काज थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। अमायोडेरोन कैन काज आई प्रॉब्लम एंड इट कैन काज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो लंग्स को डैमेज कर सकती हैं। 52 ईयर ओल्ड, देखिए इसमें 2.2 सेंटीमीटर, मतलब मैसिव निमोथोरैक्स, चेस्ट ड्रेन इज द आंसर। क्या है? चेस्ट ड्रेन। ऑलवेज गो फॉर चेस्ट ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। एक ने डिस्चार्ज भी लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ने नहीं काफ़ी ने, ठीक है। अ 65 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर विथ 40 पैक ईयर हिस्ट्री प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिव डिस्पनिया, क्रोनिक obstructive productive cough for 3 months and recurrent winter bronchitis। तो देखिए FEV1 FVC रेशो 60, दैट इज obstructive पैटर्न की रिस्ट्रिक्टिव, obstructive लेस देन 70%, बट देयर इज अ मिनिमल इंप्रूवमेंट। तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल? इरिवर्सेबल, दैट इज COPD। आंसर इज C। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल रिजल्ट डिक्रीज DLCO, मतलब COPD इज द आंसर। हाँ, इधर शफलिंग होती है, आप लोग बस नाम को सुने, COPD। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल रिजल्ट डिक्रीज्ड DLCO एक्सेप्ट डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज आस्थमा। इसके अंदर इंक्रीज होता है, मैंने आप लोग को बताया था, इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। इसके अंदर दैट इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे DLCO क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, ये आप लोगों ने काफ़ी ने गलत किया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग थियोफाइलिन आर ट्रू एक्सेप्ट ऑफ। Theophylline has narrow therapeutic window, yes. Not given with adenosine, yes. Okay, inhibit PDE, yes. अगर ये yes है तो फिर आखिर वाला no है ना। It increase GMP, not decrease GMP. So theophylline का काम phosphodiesterase को inhibit करके साइक्लिक GMP के हाइड्रोलाइसिस को क्या करना है? कम करना है। तो जब PDE phosphodiesterase 5 इनहिबिट होगी तो साइक्लिक GMP का लेवल ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिक्रीज। तो मैंने एक्सेप्ट बोला है, क्या ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एक्सेप्ट हो, तो मतलब थियोफाइलिन देने से साइक्लिक GMP रेज होती है ना कि कम होती है, तो आंसर इज डिक्रीज साइक्लिक GMP इज द आंसर। नेक्स्ट, अ 24 ईयर ओल्ड मैन विद सीवियर सेप्सिस डेवलप हाई ग्रेड फीवर। देखिए मतलब सेप्सिस में जो ऑक्सीजन डिलीवरी है, ऑक्सीजन क्या क्वेश्चन है? ओसेल्डेनाफिल भी है, ये भी है, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है ना, PD, लेकिन वो वेसल में और ये ब्रोंकस में करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके प्लीज़ गौर से। सेप्सिस में इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन में एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो फिर डिमांड फॉर ऑक्सीजन क्या होती है? ज़्यादा। तो राइट शिफ्ट के लेफ्ट शिफ्ट? राइट शिफ्ट, राइट हार्ट से सदका देना, देने वाला काम, समझ रहे कि नहीं? दैट इज कॉल्ड C, राइट शिफ्ट। ऑक्सीजन डिलीवरी शुड बी इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड C। ठीक है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने अजीब गलत किया है, क्योंकि उन लोगों ने कहा हमने आखिर 2 वर्ड नहीं पढ़े। द पेशेंट इज टेकिंग ड्रग फॉर आस्थमा इनहेल्ड स्टीरॉयड, विच एडिशनल ड्रग शुड बी एडेड फॉर बेटर लॉन्ग टर्म। तो लोगों ने सल्ब्यूटामोल किया है, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग। व्हाट इज द लॉन्ग एक्टिंग? इज सल्मेट्रोल। ये क्या है? सल्मेट्रोल। इसका आंसर C है, दैट इज सल्मेट्रोल। बात है नहीं ना? A 19-year-old woman with asthma experiencing repeated attacks of chest tightness
chest pain, shortness of breath, and she was taking some bronchodilator, but not significantly improved. The physician advised her a new drug, montelukast. कौन सा? Montelukast. Now, what is the basis for mechanism? It is a leukotriene receptor antagonist. ये blocker है. Very good. Answer is C. Antagonist है. क्या है? Antagonist. A patient with pulmonary TB receiving anti-tubercular drug for 2 months developed pain and needle sensation. Peripheral neuropathy. Isoniazid. क्या है? आइसोनियाजेड. ये भी काफ़ी लोगों ने गलत किया है. और से सुने, पहले ड्रग का नाम क्या है जी? ऑप्शन ए एथाम्ब्यूटोल, सामने लेके आई टॉक्सिक. ये जब भी कोई पेशेंट टॉक्सिक डोज में लेगा, पेशेंट विल नॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन. समझ रहे कि नहीं? इट इज़ आई टॉक्सिक. आई टॉक्सिक, आई का पहला वर्ड ई फॉर ई, एथाम्ब्यूटोल. इसलिए टीबी के अंदर 2 साल से कम बच्चे में नहीं देते. अगर उसको विजुअल प्रॉब्लम कराए तो अपना हिस्ट्री नहीं दे सकेगी. तो ये विजुअल लॉस कराता है. दैट इज इथाम्ब्यूटोल. फिर इसके बाद ऑप्शन बी क्या है? वेरी गुड. लेके जनाब गाउट, ये जॉइंट पेन करा सकती है गाउट. इसीलिए कल का हमारा टॉपिक भी गाउट, सूडो गाउट है कि नहीं? तो याद रखे, दिस इज द ड्रग विच इनहिबिट एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द किडनी. ये जो पायराजिनामाइड है, ये किडनी से किसको इनहिबिट करेगा? यूरिक एसिड को बाहर ना निकले. तो व्हाट विल हैपन टू यूरिक एसिड इन द ब्लड? Increases. It will convert into monosodium urate crystal and that can lead to gouty arthritis. ठीक है जी. तो ऐसा टीबी ड्रग बताए जिसके बाद जोड़ों में दर्द आने के चांस होते हैं. आंसर इज पायराजिनामाइड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसके बाद क्या है? सो दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्लस हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड प्लस दैट इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. याद है कि नहीं? ये 3 पॉइंट्स याद रखें. वन इज आइसो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड द लास्ट वन दैट इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. और आखिर कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो लेके टीथ डिस्कलरेशन, ये हियरिंग लॉस कराता है. क्या कराता है? हियरिंग लॉस. हियरिंग लॉस वो टीथ वाला टेट्रासाइक्लिन है, दैट इज हियरिंग लॉस. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज हियरिंग लॉस. अब समझ गए सारे के नहीं? तो ये पॉइंट. और एक ड्रग रह गया है, वो भी नीचे लेके, रिफाम्पिसिन. याद है कि नहीं? रिफाम्पिसिन. तो लेके रेड ऑरेंज सिक्रीशन, मतलब इससे टीयर सिक्रीशन, saliva become red orange. तो red orange secretion is which drug? Rifampicin. That is very important one. Rifampicin can cause red orange secretion of the body. किससे? हमारी बॉडी में जितनी सिक्रीशन है उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड ऑरेंज. मरीज को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे. मरीज को कहेंगे ये ड्रग का आम साइड इफेक्ट है. जब आप ड्रग लेना बंद करेंगे, सिक्रीशन विल टर्न टू नॉर्मल. ठीक है जी. तो रेड ऑरेंज सिक्रीशन. दूसरी बात, इसी के नीचे लेके साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर रिफाम्पिसिन. It activates cytochrome P450 enzyme in the liver. ये एक एंजाइम का ग्रुप है और ये रिफाम्पिसिन उसको क्या करता है? हाँ जी, एक्टिवेट करता है. मैं आप लोग को रिफाम्पिसिन का बता रहा हूँ ना. किस ड्रग का बता रहा हूँ? रिफाम्पिसिन. इसको रिफामाइसिन, रिफाब्यूटिन. देखिए मैंने लिखा इंड्यूस हो. इंड्यूस से मुराद एक्टिवेट. साइटोक्रोम P450 enzyme where in the liver. That is why, और से सुने, इसके साथ अगर हम किसी पेशेंट को OCP देते हैं, क्या? What is OCP? Oral contraceptive pill. तो फीमेल कहेगी कि मैं OCP ले रही है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है. इसकी वजह यह है कि OCP की मेटाबॉलिज्म इस एंजाइम के जरिए ज़्यादा होगी कि कम? जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, जाग रहे हो. और से सुने, OCP is the drug which prevent pregnancy and that OCP after mechanism of action it will metabolize by cytochrome P450. तो जब आपने किसी ड्रग के जरिए उसको पहले से जगाया हो ज़्यादा, इंड्यूस किया हो, एक्टिवेट, तो OCP की डिस्ट्रक्शन हो ज़्यादा करेगी. तो OCP will remain in the body for longer time या short. तो OCP देने के बाद भी the chance of pregnancy. That is why we should increase the dose of OCP in those patients who are taking rifampicin. That is what you people should know. ठीक है जी. तो rifampicin is cytochrome P450 inducer. That is important one. ठीक है. ओके जी. ये आप लोग को सब ये 4 और 5 समझ गए क्या नहीं? इसके साइड इफेक्ट्स एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन. A 65-year-old male with long smoking history present with progressive dyspnea, wet loss and pursed lips. Pursed. That is called pink puffer. That is emphysema. क्या है? Emphysema. What is the problem in emphysema? Anyone? Ear trapping in the lung.
ear trapping in the lung, loss of elastic recoiling. Loss of elastic recoiling. What is the cause of emphysema? Smoking, alpha-1 antitrypsin deficiency. What are the types of emphysema? Very good. Pain CNR is due to हाँ जी अल्फा-1 एंटी और सेंट्रिन सिनार. वेरी गुड. जो पेन एसिनार है इसको पेन लोबार भी कहते हैं और सेंट्रिन लोबार भी कहते हैं. एम्फाइसीमा पेशेंट विल लुक ओबीज और थिन. Will there any carpal tunnel? No, there will be no carpal tunnel. There will be nothing wrong to that patient regarding right side heart failure, but chronic bronchitis become edematous, blue bloaters, और ये पिंक क्या है? Puffer है. And the X-ray will show barrel shaped chest. कौन सा? Barrel shaped chest. Very good. This is the revision how you people can do it. ठीक है. A 62-year-old with a heavy smoking history present with cough, wet loss, hyponatremia. What is hyponatremia? Very good. Decreased sodium and low serum osmolality. Why? There is something ADH which increases the reabsorption of water, and that will lead to actually SIADH. कौन सा? SIADH, the classical case of small cell lung carcinoma. क्या है? Small cell lung carcinoma. What is the first step in the management? Fluid restriction and medically demiclocycline. मतलब demiclocycline क्या? Demiclo. And after that tolvaptan is the drug. कौन सा? Tolvaptan is the drug. So these are the point you people know. SIADH is strongly बात है नहीं ना. SIADH strongly linked with small cell carcinoma. ठीक है जी. Number 2, ectopic ACTH also strongly linked with small cell lung carcinoma. And anti-voltage gated calcium chain antibody strongly linked with small cell lung carcinoma. Next, a 72-year-old woman present with sudden onset dyspnea, pleuritic chest pain and hemoptysis. She had recent hip surgery. Hip surgery के बाद उसको respiratory issues आई है. There may be pulmonary embolism. क्या है? Pulmonary embolism. Now the patient blood pressure is normal or low? Low. तो hemodynamically unstable. तो anticoagulant or thrombolytic? Thrombolytic is the answer. LT plays is the answer. कौन सा? LT plays. This question, those who correct, they are brilliant. This is very important one. और याद रखे ये हर एक टिक नहीं कर सकता. This question carry a lot of important points. कि जब pulmonary embolism आ जाए तो आपने देखने कि पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है कि नहीं. वो कैसे पता चलेगा? बीपी से. और कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन सेचुरेशन से. कि अगर उसकी सेचुरेशन कम हो रही है, बीपी कम हो रही है, पेशेंट इज डेटोरिएटिंग, दैट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, देन यू कैन अगेन गो फॉर थ्रोम्बोलाइटिक. एलटी प्लेज इज द आंसर. क्या है? एलटी प्लेज. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ईसीजी? और से सुने, मेरा वर्डिंग आप लोगों ने सुनी है पहले. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ ईसीजी इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म? ये जाके ना आप लोग पूछे किसी से, नोबडी विल आंसर इफ दे डोंट रीड इट वेल. देखिए मैंने ये बात वर्ड में भी बताई थी, आप लोगों ने गेट नहीं की है. S1Q3T3, दैट इज द पैटर्न may seen in 50% of pulmonary embolism, but 50% may be in some patient that classical pattern may not present. It's mean कि S1 mean S wave in Lido, 1 Q wave in Lido, 3 and lead number 3 में T wave inversion. It may be seen classically in pulmonary but not always present. ये चीज़ से निकल आए. But what should be present in ECG? लेके साइनस टैकिकार्डिया. क्या होगी? साइनस टैकिकार्डिया. ये एग्जाम के अंदर आता है कि अगर समवन आस्क यू व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ECG फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आंसर विल बी साइनस टैकिकार्डिया. दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ECG शोज साइनस टैकिकार्डिया. आप लोगों ने किसको देखा नहीं है? समझ रहे क्या नहीं? साइनस टैकिकार्डिया. बट यहाँ पे मैंने S1Q3T3 का जिक्र हो बिकॉज नॉट सीन इन ऑल पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अगर वो मैं कहता तो बात खत्म हो जाती, क्योंकि वो हर एक पेशेंट में नहीं होता है. अब समझ गए क्या नहीं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है? पल्मोनरी आर्टरी का मसला है. तो ज़्यादा स्ट्रेन जो है किस पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट? हाँ जी. पल्मोनरी आर्टरी कम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, तो राइट साइड पे जाएगा. राइट साइड पे तो इसमें लॉन्ग रन में जाके ECG में थोड़ा सा अप लेवल पे जाए तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी होता है. क्या होता है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. और राइट एक्सिस डिविएशन होता है. कौन सा? राइट एक्सिस. तो चार बातें और से सुने. साइनस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट एक्सिस
deviation, and S1Q3 T3. These are the 4 findings in ECG. We should look for pulmonary embolism. But in सब के अंदर हर पेशेंट में हर टाइम पे अगर हमें मिलेगा तो वो साइनस टैकिकार्डिया है, इसको ना भूले प्लीज. दैट इज व्हाट यू पीपल शुड नो. देखिए एडिशन हो रही है क्या नहीं. चलिए जी. A 27-year-old man present with recurrent episode of wheezing, shortness of breath, triggered by dust. It is a clue towards some allergen. He has atopic dermatitis. Which of the following? Type 1 hypersensitivity reaction. Type 1. Which antibody will raise? And which WBC? Eosinophil. Eosinophilia will be there. Eosinophilia. Eosinophil also high in which infection? And which cancer? Hodgkin lymphoma. Not non-Hodgkin. It is a Hodgkin lymphoma mixed cellularity. इसमें mixed cellularity. कल की तो बात है यार. तेरे 6 महीने के बाद कौन तैयार होगा कि सर ने बोला था कि नहीं. हाँ जी. चलिए जी. A 64-year-old man present with gradual onset dyspnea and dry cough. ठीक है. What is this word? DYS. That is not dyspnea. That is dyspnea. ठीक है ना. आप लोगों ने इसको वर्ड ऐसे बोलना है. मतलब in the hospital जैसे dyspnea, not dyspnea. समझ रहे क्या नहीं. That is called dyspnea. ठीक है. Work in a shipyard. अब shipyard को देख के लोगों ने गलत किया है. Chest X-ray show lower lobe fibrosis. Lower lobe is the main point and plural lobe. तो plaque is seen in asbestosis. Shipyard मतलब यह है कि इसमें काम करने वाले को सिलिकोस भी होता है, but there must be upper lobe fibrosis. Upper lobe calcified mass will be there. तो silicosis can cause which lobe fibrosis? आप सारे नहीं बोल रहे ना. तेज बोले तेज. और ये एस्बेस्टोस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्बेस्टोसिस. देखिए क्रिकेट मैच खेलते हैं, ये क्या हाथ में टास है, तो एस्बेस्टोसिस. टोसिस टास नीचे जाता है. समझ रहे क्या नहीं. एस्बेस्टोस ये टास है. समझ रहे क्या नहीं. तो टास किधर जाएगी आखिरकार, तो लोअर लोब फाइब्रोसिस विल बी देयर. अब याद रहेगी कि नहीं. इस तरह की क्लू बताऊंगा, अगर इसके बाद भी ना याद करें तो एस्बेस्टोस लाइक अ टास, इट शुड गो ऑन द ग्राउंड एंड दैट विल कॉज लोअर लोब फाइब्रोसिस. ठीक है. What will be the management? हाँ जी. What will be the management of pleural plaques? हाँ, हाथ ही नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. इसका मतलब यह है nothing. Pleural plaques are benign. इसमें no investigation is required. जो plaques होती है no investigations are required. अब मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ. मरीज को एक्सपोजर चाहिए 10 से 15 साल कि उसको क्या हो जाए, लोअर जोन फाइब्रोसिस. बात समझ रहे सारे. मरीज को कितना एक्सपोजर चाहिए कि उसको लोअर लोब हो इन एस्बेस्टोसिस. फिर उसके बाद मजीद 10 साल चाहिए सेम एक्सपोजर के अंदर कि उसको प्लेक्स बन जाए. क्या बन जाए, प्लेक्स. और उसको मजीद 10 से 15 साल चाहिए कि उसको मीजोथीलियोमा हो जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. सो मीजोथीलियोमा इज अ कैंसर दैट इज लिंक विद क्रोनिक एस्बेस्टोसिस आफ्टर 4 डेकेड्स. 40 साल के बाद. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. ये एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ. तो देखिए 10 से 15 साल इसमें मरीज को एस्बेस्टोसिस होता है. अगर वो क्रोनिकली एक्सपोज है, फिर 10 साल तक क्या होता है, प्लेक्स बनता है, और 10-15 साल तक फिर मीजोथीलियोमा होता है. ठीक है. तो मीजोथीलियोमा शुड बी ट्रीटेड. मीजोथीलियोमा शुड बी ट्रीटेड, बट प्लूरल प्लेक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड. दीज आर बिनाइन प्लेक्स. दीज आर अक्यूट वन. डोंट छेड़छाड़. ठीक है. हाँ. अ 60-year-old female present with gradual worsening breathlessness symptom, regular is irregular rhythm. Answer is amiodarone. जो उसमें गया वो इसमें भी गया. समझ रहे क्या नहीं. ऐसा है क्या नहीं. पहले वाले क्वेश्चन में जिसने गलत, और कुछ लोगों ने वो ठीक किया है या गलत किया है, वो फिर उनका गेम है. सही है. इस क्वेश्चन को देख के ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ. मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि नॉर्मल पीएच कितना होता है. मैं तो उस दिन यकीन करे हैरान हो गया कि मेजॉरिटी स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज द नॉर्मल पीएच. कितना होता है. हाँ. तो जिसको नहीं पता ना वो कान खोल के सुने. द नॉर्मल पीएच इज 7.35 to 7. एक स्टूडेंट कहते 7 to 8. ये मुझे उस दिन बता रहा था ना क्वेश्चन. मैंने कहा कहते सर 7 to 8. मैंने कहा 8 में तो बंदा मर जाता है, 7 में तो बंदे से डोज में मर जाता है. कहते 7.35 to 7. 0.1 रेशो में समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम. इन द पीएच वी शुड बी एक्यूरेट. इन द पीएच वी शुड बी एक्यूरेट. तो 7 पॉइंट ले के ऊपर 7.35 to
7.4 ऐसा ना हो कि इसके बाद गलत करोगे तो अच्छा नहीं होगा। सही है। तो एक स्टूडेंट ने इसका ना अल्कलोसिस लिखा था, मैंने कहा क्यों, कहते 7 से ज़्यादा है pH। समझ रहे क्या नहीं? तो 7.35 से अगर कम है और 7.45 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 7 पॉइंट क्या है, तो ये क्या है, एसिडोसिस। पेशेंट COPD का है। ओके, तो COPD में ईयर ट्रैपिंग होती है, तो PCO2 क्या है, तो PCO2 का रिलेशन pH के साथ उल्टा है। तो जब PCO2 ज़्यादा तो pH कम, तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस इज द आंसर। अल्कलोस वाले का मुझे दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, जिसने भी लिखा है, लेकिन बहुत सारों ने लिखा है अंदर। चले जी, क्वेश्चन नंबर 8 को देखे, शाबाश। A 28-year-old man brought to the ER after motorcycle accident. He is dyspneic and tachycardic. Trachea is deviated to the left. That is a tension pneumothorax. क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। दैट इज अ वन वे ट्रिपिक, वन वे ईयर ट्रिपिक। ये आप लोगों का NRE 1 में आउट क्वेश्चन आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन दे विल आस्क डेफिनेटली इन दिस एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक करोगे कि नहीं इंशाल्लाह? देख के थोड़ा सा मुस्कुराना और फिर करना, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत की है, ठीक है जी ना। एंड द इमीडिएट ट्रीटमेंट इज नीडल डीकम्प्रेशन। क्या करेंगे, नीडल डीकम्प्रेशन फॉलोड बाई चेस्ट ड्रेन करेंगे। पहले हम ईयर निकालेंगे एकदम, तो नीडल डीकम्प्रेशन। क्यों, क्योंकि जो ईयर है ना बाहर वो तो ज़्यादा है, उसने लंग्स को क्या किया है, कोलैप्स। तो आप ईयर को निकालें ताकि लंग्स की कंप्रेशन को कम करे, तो डी कंप्रेशन, और बाद में री अकरेंट केस के लिए चेस्ट ड्रेन रखेंगे। क्या रखेंगे, चेस्ट ड्रेन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पेशेंट इज डायग्नोज फॉर न्यूमोथोरैक्स, चले क्लासिकल केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एंड यू डू नीडल डीकम्प्रेशन and the patient is revived. The patient came back to normal, but after 3 days later, 4 days later, within 1 week, patient suddenly again developed pneumothorax. Then what is the next option? Then no chest drain. No chest drain. You must need thoracic surgeon opinion. You must need. That is very important one. आपने thoracic surgeon को रेफर करना है कि मतलब दोबारा नीडल डीकम्प्रेशन विद इन 1 वीक, दैट इज वेरी डेंजरस। तो आपने फिर सर्जन को छोड़ना है। तो आप लोग नीचे, इफ न्यूमोथोरैक्स इज री अकर आफ्टर द ट्रीटमेंट विद इन 1 वीक, इफ न्यूमोथोरैक्स अकर आफ्टर द ट्रीटमेंट, आपने ईयर को निकाला, पेशेंट ठीक हो गया कि यार डॉक्टर साहब थैंक यू, अब मुझे तकलीफ नहीं है, पेशेंट इज वेरी ओके, पेशेंट गो बैक विद हैवीनेस, बट आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू आवर के अंदर, फ्यू दिन के अंदर उसको दोबारा एकदम लंग्स के बाहर ईयर आ गई, देन यू शुड नॉट गो फॉर एनीथिंग, यू शुड रेफर टू व्हाट, thoracic सर्जन। यू मस्ट नीड thoracic सर्जन ओपिनियन कि इसके अंदर अब क्या करना है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको भी याद रखें। ये कार्डियक टेम्पोनेट का नाम सुना है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी में, बट उसमें 3 चीज़ें होती है। किसी को पता है, रेज योर हैंड, 1 2, रेज JVP, मफल हार्ट साउंड एंड, वेरी गुड। तो इसमें रेज JVP होता है, दैट इज वाई आई पुट दिस बिकॉज ऑफ रेज JVP। समझ रहे कि नहीं, इट इज वन ऑफ द DDs बट नॉट द आंसर इन दिस केस। द आंसर इन दिस केस इज pneumothorax, tension pneumothorax. A 70-year-old man with COPD started a new inhaler for better symptom control. 1 week later, he presented with oral candidiasis. The plaques on the tongue buccal mucosa. हाँ जी, that is oral thrush. क्या है, oral thrush. तो that is steroid or a bronchodilator. आंसर इज फ्लूटिकासोन। क्या है, फ्लूटिकासोन। तो अगर किसी को पता भी था ना कि स्टीरॉयड इसके अंदर कौन सा है, समझ रहे कि नहीं, तो फ्लूटिकासोन इज स्टीरॉयड। तो इसलिए हम मरीज़ को कहते हैं जब आप स्टीरॉयड स्प्रे यूज़ करें तो आप अपनी माउथ को रेंच आउट करें ताकि वहाँ पे स्टीरॉयड ना रहे और आपको बाद में ओरल थ्रश ना हो या इस तरह के सिम्टम ना हो। आई थिंक फिनिश नाउ। हाँ जी, तो ये था जनाब ओवरऑल हमारा एक्सप्लेनेशन। अच्छा हुआ कि नहीं, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। अगर आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे MCQs अभी जो न्यू गाइडलाइन के मुताबिक NRE में है, वो मेरी वर्ड जो है ना, वर्डिंग आपको ऑन द डे एग्जाम याद रहे कि सर ने बोला था और इंशाल्लाह एग्जाम में आएगा और एग्जाम में कॉपी पेस्ट आएगा इस तरह, ठीक है जी। वो दिन गए कि न्यूमोथोरैक्स से तो बस ख़त्म, अभी वो कहे न्यूमोथोरैक्स से ट्रीट किया, आगे फिर हुआ तो फिर क्या करेंगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, यू मस्ट नो सम क्लिनिकल एज वेल। So I think you people learn a lot of things in this session.
और आगे जैसे जैसे इंशाल्लाह हम मज़ीद टेस्ट लेंगे, आगे आगे जैसे हम मज़ीद अपने आप को रीपॉलिश करेंगे, इंशाल्लाह जो बंदा सिस्टम में एंड तक रहेगा सारे पास हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।